अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है वर्क। अब अगर आपको यूनिट 3 याद हो तो उसमें हमने फोर्स इज इक्वल टू लिखा था पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, यानी कि फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। तो अगर टी को दूसरी साइड पर ले जाएं तो एफ क्रॉस टी इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, यानी कि चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो आया वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। लेकिन क्या हो कि अगर हम फोर्स को टाइम की बजाय डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि फोर्स की डायरेक्शन में कवर किया गया है, तो जो आंसर आएगा वो है वर्क, जो कि आज हमारा टॉपिक है और इसे हम डिटेल से देखेंगे। जब हम वर्क की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कितनी एनर्जी चेंज हुई। ठीक है, जब हम वर्क की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि पहले क्या बॉडी के अंदर काम जो एनर्जी थी वो कम थी या ज़्यादा हुई। अब मिसाल के तौर पे आपने ये जो है वो वेट है उसे लिया और उसे उठा के थोड़ा सा ऊपर ले गए। अब ये जो वेट है इसे उठाकर ऊपर लाने में आपको क्या चाहिए होगा? एक तो आपको फोर्स चाहिए, और उस फोर्स की वजह से क्या हुआ है, बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो जो वर्क है वो इक्वल आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब आप कोई भी चीज़ लिफ्ट करते हैं तो आप वर्क डन करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब अगर आपको कोई वेट उठा के पहले फ्लोर पे जाना है या फिर वही वेट उठा के दूसरे फ्लोर पर जाना है, तो इस चीज़ में किस चीज़ का डिफरेंस है? अब आपने एक ही चीज़ को उठाकर लेकर जाना है पहले फ्लोर पे और एक सिचुएशन में उठाकर लेकर जाना है दूसरे फ्लोर पर, तो इस चीज़ में डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट का। पहले में आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, मीन के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप अपना वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेकिन जब दूसरे में है, दूसरी सिचुएशन में आप दूसरे फ्लोर पे जा रहे हैं, तो वहां पे फोर्स तो वही होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस चीज़ को लिफ्ट करना है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इक्वल टू इट्स वेट। लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट है? और वो चीज़, जिस चीज़ का डिफरेंस है वो है डिस्प्लेसमेंट। पहले फ्लोर में आपको जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम कवर करना पड़ेगा और दूसरे में ज़्यादा। तो याद रखिएगा कि वर्क दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। किस चीज़ पे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो आपने एग्जांपल देखी, इसमें एक बॉडी को स्ट्रेट उठाया गया, ठीक है, और ये एक सिंपल केस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। और आप अगर वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लिख देंगे वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो फोर्स आप लगाते हैं वो किसी एंगल पर होती है और डिस्प्लेसमेंट के साथ। मिसाल के तौर पे अभी आप सामने एग्जांपल में देखें, जो हाथ हैं जो वो फोर्स लगा रहे हैं और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों एक खास एंगल पर होंगे, ठीक है। अब जो वाइट एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स के एरो को, और जो ब्लैक एरो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट के एरो को। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के साथ, अगर हम उनके वेक्टर्स ड्रा करें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर हैं, तो आप देखेंगे कि दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा होगा। उस एंगल को हम नाम दे देंगे थीटा का, ठीक है। तो अब आपने इस एग्जांपल में क्या देखा कि एक तो यही है कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा वर्क का। लेकिन कुछ ऐसी भी सिचुएशन होंगी जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे होंगे।
अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे वो हम आगे देखते हैं। जब बच्चों इस तरह की सिचुएशन होगी तो सबसे पहले हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर्स ड्रा कर लेंगे। अब आपने फोर्स का वेक्टर ड्रा किया और डिस्प्लेसमेंट का, और आपने देखा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कुछ एंगल बन रहा है जिसे हमने नाम दे दिया थीटा का। अब आप देखें कि अब हम इसी फिगर को अलहदा ड्रा करके देखते हैं। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है और उनके दरमियान एंगल थीटा है। अब हम ये करते हैं कि फोर्स को एफ को रिजॉल्व करके देखते हैं। जैसा कि आपने चैप्टर 4 में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाला टॉपिक पढ़ा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट जो रेड कलर से हमने ड्रा किया है वो है एफ कॉस थीटा, ठीक है। और जो दूसरा कंपोनेंट हम ड्रा करेंगे वो इस पे परपेंडिकुलर होगा और वो क्या बनता है एफ साइन थीटा। तो जब आपने W को कैलकुलेट करना है तो आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो फोर्स का कंपोनेंट है वो लेंगे, और वो कौन सा है एफ कॉस थीटा। जब वो एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हों तो अब यहाँ पर एफ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। अब आपके जहन में ये आए कि आपने एफ साइन थीटा को मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि एफ साइन थीटा की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कोई जो है वो कंपोनेंट वगैरह नहीं है। तो अगर एफ साइन थीटा की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता तो हम लिखते, लेकिन क्योंकि नहीं है इस वजह से अगर हम लिख भी दें एफ साइन थीटा तो आगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या लिखेंगे 0। तो इस वजह से जो वर्क डन है इन द डायरेक्शन ऑफ एफ साइन थीटा वो क्या है 0, इस वजह से हम उसे नहीं लिखेंगे। तो वर्क का क्या फार्मूला है एफ कॉस थीटा डी, जिसे हम सिंपली W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा लिखेंगे। अब ये याद रखिएगा कि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो कि वेक्टर से मिलकर बनी है। इसकी जो डिटेल है वो फर्स्ट ईयर में आएगी। तो अभी आप ये याद रखिएगा कि वर्क एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है और ये वेक्टर्स के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है इनके मिलने से बनी है। अब हो सकता है आपके जहन में ये क्वेश्चन आए कि अगर हमने हॉरिजॉन्टल मूव किया है तो ही हम एफ कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट से, और अगर हम परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो हम जो है वो उसे एफ साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा बच्चों नहीं है। जब आप एक बॉडी को लिफ्ट करते हैं, ठीक है, जब आप एक बॉडी को लिफ्ट करते हैं तो आपने फर्ज करें नीचे से उसे जो है वो उठाया है, तो ये ही डिस्प्लेसमेंट है और ये आपकी फोर्स है। और यहाँ पर भी देखें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों बिल्कुल एक दूसरे की डायरेक्शन में है, पैरेलल है। तो यहाँ पे जब W कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे भी आप F और मल्टीप्लाई D कर देंगे, F मल्टीप्लाई D। तो हमारी बुक में डिस्प्लेसमेंट की जगह S जो है वो यूज़ किया है डिस्टेंस के लिए। तो आप W इज इक्वल टू एफ ऐसे ही लिखें। तो चाहे आप अगर एक बॉडी को वर्टिकली भी उठाते हैं तो आपने W इज इक्वल टू एफ साइन थीटा नहीं लिख देना, क्योंकि अगर आप वेक्टर्स ड्रा करके सॉल्व करेंगे तब भी आप देखेंगे कि एफ कॉस थीटा ही की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। और बच्चों जैसे कि अब आपको पता है कि जो W है वो इक्वल आया एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब हमने जो हमारी बुक में S यूज़ किया गया है तो हम उसे S ही लिखते हैं, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। F फोर्स है, S ये मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट की, और थीटा एंगल है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्क डन कब ज़ीरो होगा। जब F ज़ीरो हो आप एक बॉडी पे फोर्स ही ना लगाएं, या S ज़ीरो हो जबकि फोर्स भी लगाएं। जैसा कि अगर आप सामने वाले एग्जाम्पल में देखें कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ठीक है, S की वैल्यू ज़ीरो है, कि आप दीवार पे धक्का तो लगा रहे हैं, उस पर फोर्स तो लगा रहे हैं, फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आप कहेंगे वर्क डन ज़ीरो है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें यहाँ से पता चलेगी वो ये है कि थीटा भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर थीटा कुछ ऐसा है जैसे कि 90 है
तब भी वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होती है। तो अगर आप किसी चीज़ को यूं लेते हैं कि फ़र्ज़ करें आपकी जो फोर्स है वो और जो डिस्प्लेसमेंट है वो, उन दोनों के दरमियान का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तब भी जो वर्क डन है वो 0 होगा। इसी तरह अगर आप जो है वो कोई चीज़ उठा के खड़े हों तब भी आप में फोर्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क डन 0 होगा। तो वर्क डन 0 होगा जब F 0 हो, S 0 हो या थीटा 90 हो। तो बच्चों जूल यूनिट है वर्क का। अब जूल किसके बराबर है? अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाई जाए किसी बॉडी पर और उसे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 1 मीटर जो है वो डिस्प्लेस किया जाए तो उस वक्त वर्क डन इक्वल होगा 1 जूल के। अब W इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। जब हमने कहा कि बॉडी को डिस्प्लेस किया गया है इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब थीटा 0 हो गया, और थीटा 0 हो तो cos 0 की वैल्यू 1 है, तो बाकी रह गया W इज इक्वल टू एफ एस या एफ डी जो आप पुट करें। अब फोर्स की जगह आप क्या पुट करेंगे? 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की जगह 1 मीटर, तो W इज इक्वल टू यानी कि वर्क जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर, जिसे हम कह देंगे 1 जूल के बराबर। और लास्ट में बच्चों ये लेक्चर की समरी है। इसमें वर्क क्या है? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा के बराबर होता है। ये एक स्केलर और डिराइव क्वांटिटी है, यूनिट है इसका जूल। जूल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहना लाजमी है, याद रखिएगा। और जूल इक्वल है न्यूटन मीटर के। लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।